सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे बात करी थी पालमपुर के बारे में। तो इस वीडियो में भी हम पालमपुर के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलने वाले हैं। तो लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे बात की थी कि जो पालमपुर है उसके अंदर जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना हुआ, मतलब कि कल्टीवेशन जो है वो कितना हुआ। ठीक है, लैंड पे कल्टीवेशन कितना हो रहा है और वो यहाँ पे अभी कितना है। तो 200 के आसपास, 200 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास यहाँ पे जो कल्टीवेशन है इंडिया के, या बोले तो वो इंडिया के सिनेरियो में हमने बात करी थी, तो लैंड पे होता है। ठीक है, सो इन फर्दर हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो यहाँ पे लास्ट वीडियो में कवर नहीं हुई थी। वैसे चैप्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और वैसे ऑब्वियसली बात है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है। ठीक है, तो सॉरी, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप यही बोलोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल था, तो जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो इसका नुकसान भी हुआ, साथ ही साथ इसका ना एक तरह से नुकसान ये था कि पहले जो ट्रेडिशनल वेज का हम इस्तेमाल करते थे, जो ट्रेडिशनल तरीके हुआ करते थे, इन ट्रेडिशनल तरीकों में जो वाटर था इसका बहुत कम कंजम्पशन होता था। ठीक है, इरिगेशन में वाटर का कंजम्पशन कम होता था। साथ ही साथ यहाँ पे मैन्यूअर्स का इस्तेमाल होता था, तो जो मैन्यूअर होते थे इनका इस्तेमाल करते थे लोग। लेकिन जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे जो क्रॉप्स होती थी, ठीक है, इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए या इन क्रॉप्स को उगाने के लिए यहाँ पे पेनल्टी ऑफ वाटर, ठीक है, तो पेनल्टी ऑफ वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फर्टिलाइजर्स के साथ साथ यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। अब देखिए, एक ना प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप यहाँ पे अपनी लैंड पे HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, HYV सीड्स का, इफ़ यू आर यूजिंग HYV सीड्स, तो ये HYV सीड्स ना क्या करते हैं कि इनको, एक तो देखो पहले तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर के ऊपर कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली, यानी कि डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर के अलावा और क्या हुआ, तो ग्राउंड वाटर के अलावा जो लैंड है, लैंड के अंदर इनफर्टिलिटी का जो लेवल है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। इनफर्टिलिटी क्या होती है, देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी लैंड को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते जाते हैं, तो वो जो लैंड है ना वो, जैसे क्या होता है, हम एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो मोबाइल फ़ोन, उसके सिस्टम्स लाइक ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने चालू हो जाते हैं, घिस जाते हैं। अब जब आप मान लो आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद के लाए हो 16,000 का, तो वो 16,000 का मोबाइल फ़ोन अगले दिन बेचने जाओ, वो 16,000 का बिकेगा ही नहीं। दुकान वाला आपसे वो मोबाइल 16,000 का लेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको एक दिन यूज़ कर चुके हो। तो ऐसे ही लैंड के केस में तो ऐसा है नहीं वैसे कि एक दिन में यूज़ करके बेचोगे, तो लाइक ऐसे। लेकिन मैं अगर बात करूँ लैंड की, तो जब हम लैंड का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं और उस पर कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं किसी भी चीज़ की या किसी भी तरह की क्रॉप्स की, तो उसकी वजह से जो लैंड की इनफर्टिलिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये नुकसान वाली बात है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे बात करी थी, और मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो दे दिया आपको कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन करा था। ठीक है, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, सो नाउ हमें यहाँ पे कुछ सजेशनल एक्टिविटीज़ करनी, मतलब ऐसे कह रहा है कि करनी है, लेकिन हम करेंगे नहीं कुछ, हम आगे ही चलेंगे डायरेक्टली। तो हम आगे ही चलते हैं डायरेक्टली। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। तो ये जो है ना सारा का सारा, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि समझाना ज़रूरी है, तो सर देखिए, मैं ना यहाँ पे आपको पहले अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब पहले करना और उसके बाद जाके वीडियो देखना, क्योंकि पहले वाली जो वीडियो है वो एक वीडियो 35 मिनट की है और एक वीडियो जो है वो 27 के आसपास है। तो 3 वीडियोस जो है इसकी बन जाएंगी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। ठीक है,
हाँ, हो सकता है कि टाइम जो है वो मेरी वीडियो बनाने में लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, एप्रिसिएशन रखता हूँ अपने अंदर कि अपने आप को एप्रिशिएट करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऐसी जो वीडियो है वो मैं लेकर आता रहूँ और आपको ऐसी जो नॉलेजेस हैं वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँ। ठीक है, अगर हम बात करें सर, आपने बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 1966 से 67 के अंदर। अब सर ये एक और चीज़ आपको जान लेनी है कि ये लेके कौन आया था। इसको लाने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन थे, या M स्वामीनाथन भी बोल सकते हैं। ठीक है, M स्वामीनाथन थे। ठीक है, एम स्वामीनाथन थे। तो एम स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। अब जब आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पता लगेगा, ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में पता लगेगा। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको पता लगेंगे, लेकिन वो बाद में पता लगेंगे। अभी सिर्फ आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लो, वही आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। तो अगर हम बात करें HIV सीड्स का, तो HIV सीड्स का सबसे पहले जो यूज़ है वो कौन से देश, सॉरी देश कह रहा हूँ, कौन से राज्य ने करा? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर पंजाब ने ठीक है, पंजाब ने, हरियाणा ने, और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न मेथड जो है फार्मिंग के, इनका इस्तेमाल किया गया और उन मेथड्स के अंदर HIV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, HIV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे HIV सीड्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल हुआ, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया फार्मिंग के अंदर। ठीक है, और कुछ ऐसे किसान थे, कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने साथ साथ यहाँ पे फार्म मशीनरीज खरीद ली। फार्म मशीनरीज क्या होती है? जैसे कि ट्रैक्टर खरीद लिए, थ्रेशर्स खरीद लिए। थ्रेशर्स क्या होते हैं? जैसे कि जब आपने देखा होगा, जब भी आप गांव जाते हो तो वहाँ पे ना प्लोइंग करते हैं, ठीक है ना, प्लो करते हैं वहाँ पे जाके, मतलब हल चलाते हैं। तो जो मिट्टी है, मिट्टी में जो मोटी मोटी जो गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है, उसको मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड करने के लिए यहाँ पे थ्रेशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया सर, इससे ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो वीट का जो प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अगर हम बात करें जो वीट है उसकी, तो वीट का जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और अगर हम बात करें पालमपुर में, तो पालमपुर के अंदर पहले जब ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे क्या नाम से खेती की जाती थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ 1300 केजी पर हेक्टेयर जो है वो किसान, या कोई भी किसान जो है वो वीट का प्रोडक्शन कर पाता था। लेकिन जब HIV सीड्स का यहाँ पे यूज़ करने लगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ना यहाँ पे, इसकी वजह से हमें कितना 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर का जो है वो प्रोडक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट हुआ है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ वीट के अंदर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखो, एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि सर यहाँ पे ना जब ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ना सिर्फ या तो वीट को हुआ, ठीक है, जो वीट है उसमें हुआ, और साथ ही साथ राइस में हुआ। ठीक है, तो राइस में हुआ, यहाँ पे पल्सेस में इसका ज़्यादा कोई असर पड़ा नहीं है। ठीक है, पल्सेस हो गई। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग 2019 का डेटा अगर देखा जाए, आपकी बुक में प्रेजेंट है डेटा, तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 23 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन यहाँ पे पल्सेस, यहाँ पे पर ईयर जो है उनका प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए तो जो गेहूं है, यानी जो वीट है, इसका जो प्रोडक्शन है वो 108 मिलियन टन्स जो है वो इंक्रीज हो चुका है। मतलब आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यहाँ पे 108 का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था ना, ये 1960 से 61 के दौरान ये नंबर आपका अराउंड ये नंबर आपका अराउंड 10 मिलियन टन होता था। और उस टाइम पे पल्सेस भी आपकी करीबन 10 मिलियन टन के आसपास ही थी। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो पल्सेस है उनका प्रोडक्शन ठीक है बढ़ा है, लेकिन वो रीजनेबल रेट से नहीं बढ़ा है, ठीक से नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका असर कहाँ पड़ा, तो सर इसका असर ना यहाँ पे डायरेक्टली पड़ा है वीट पे एंड राइस के प्रोडक्शन के ऊपर। आई थिंक इतना आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि क्या विल द लैंड सस्टेन, क्या जो लैंड है वो सस्टेन है? मतलब
अगर हम बात करें लैंड की, तो क्या कंटिन्यूसली अगर लैंड का हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो क्या ये ठीक है? ओके, आप एक ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या ये ठीक है अगर हम कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या जो नुकसान है वो हमको देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, ठीक है। तो क्या जो ज़मीन है वो बनी रहेगी, क्या सस्टेन रहेगी? सो देखिए, तो अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है ना? और अगर हम बात करें इस नेचुरल रिसोर्स की तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट्स में ये दिखाया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग है ना, मॉडर्न फार्मिंग से इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है या ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ज़मीन है, एक ज़मीन की कैपेसिटी मान लीजिए, मैं कहता हूँ एक ज़मीन की कैपेसिटी है, एक एग्जांपल से लेते हैं 5 किलोग्राम मटर उगाने की, लेकिन आप यहाँ पे 50 किलोग्राम मटर उगवा रहे हो उससे, तो ये क्या है, एक ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। जैसे हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक जो मुर्गी होती है, यानी कि ठीक है, मुर्गी जो है वो एक साल में अराउंड 30 केजी लिख रहा हूँ, सॉरी, 30 एग्स ले कर सकती है, मतलब 30 अंडे देख सकती है। लेकिन उनको स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगा लगा के उनसे कहीं ना कहीं 300 अंडे निकलवाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो 300 अंडे आप खा रहे हो एंड ये जो 30 एग्स हैं, देखिए ये 30 एग्स तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एग योक में आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिलेगा। बट ये जो 300 एग आप खा रहे हो, ये 300 एग कहीं ना कहीं वो जो मुर्गी है, वो जो हैन है, उसका कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल वेस्ट से प्रोडक्शन हो रहा है। आप उसका इंजेक्शन लगा के उसको इंजेक्शन लगा के उसकी कैपेसिटी ही ख़त्म कर दे रहे हो आप। फिर बाद में वही जो मुर्गियां हैं, फिर उनको बाद में जो लोग हैं वो खा रहे हैं एंड इससे फिर हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इफ़ वी आर यूजिंग दी रिसोर्सेज एंड वी आर यूजिंग आर रिसोर्सेज ओवर, अगर हम उनको ओवर कर देते हैं, उनका यूज़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक नुकसान जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो पड़ा था। और पड़ा क्या हुआ सिंपल सा ये कि जो फर्टिलिटी लेवल था सॉइल का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। अब डिक्रीज़ होने का मेन कारण क्या था? यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना। देखिए, आपने अभी तक ये जान लिया कि अगर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करोगे, तो HYV सीड्स के इस्तेमाल करने से सर आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर्स लाने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे यूज़ करोगे तो पेस्टिसाइड्स भी आपके आएंगे, और पेस्टिसाइड्स आएंगे तो यहाँ पे वाटर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एंड इससे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। और ग्राउंड वाटर का जब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया तो एनवायरमेंट रिसोर्सेज जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पहुंचा है ना? ठीक है, इतना समझ आ जाता है आपको। ठीक है, सो नाउ फर्दर हम एक डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेबल को आप देख सकते हो एंड वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। तो देखिए, ये जो डेटा है ना, ये आपकी जो NCERT की ये जो बुक है, ठीक है, NCERT की ये जो किताब है, ये किताब ओल्ड है, ठीक है, यानी थोड़ा पुरानी है। तो अभी अभी आपके पास जो NCERT की किताब होगी, उस NCERT की किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा 2019 का अगर आप देखोगे, 2019-20 का, तो उस डेटा में यहाँ पे आपको 23 दिखाएगा और यहाँ पे आपको 108 दिखाएगा। ये मैंने आपको अभी प्रीवियसली, मैंने जब मैं बात कर रहा था पहले, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है। तो अगर आपको नहीं समझ आया, आप बीच में से देख रहे हो, तो आप वापस जा सकते हो और वापस जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ अब देखिए, पालमपुर जो है, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था, जो पालमपुर है, पालमपुर के अंदर यहाँ पे लोग जो है वो अपनी मर्जी से तीन तरह की यहाँ पे क्रॉप्स का यहाँ पे प्रोडक्शन वो करते हैं। मेजरली यहाँ पे एक थर्ड क्रॉप है, थर्ड क्रॉप में यहाँ पे पोटैटो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। याद रखना, पोटैटो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए पोटैटो यहाँ पे उनकी एक मेजॉरिटी क्रॉप है, उनके लिए वो उगाते हैं उसको। ठीक है, सो यहाँ पे इस पैरा को हमें पढ़ना है और इस पैरा को हम पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सॉइल फॉर लॉन्ग they may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. अब एक ना एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, आप यहाँ पे
ये आपके माइंड में ना एक एक लाइक प्लान बन रहा है। आप एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, देन वी विल बी माला माल। तो ऐसा तो हो जाएगा, इट विल बी पॉसिबल। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि उसी लैंड का यहाँ पे क्या हाल होगा कुछ प्रॉफिट कमाने के बाद, लेकिन आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी, ठीक है। जैसे आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा घुमंतू लोगों के बारे में। जो घुमंतू लोग होते हैं पहले के टाइम में हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे और वहाँ पे जाके खेती किया करते थे, ठीक है। मेजरली एशिया के अंदर, आपको बहुत टाइम पहले की बात है, तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो देखिए वहाँ पे घुमंतू समुदाय के लोग हुआ करते थे, कम्युनिटी के लोग जो हैं, ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, ठीक है। अब क्या होता था, एक जगह पे जब ये क्या नाम से फार्मिंग करते थे ना, तो फार्मिंग करने के बाद जब तक फार्मिंग करते थे, जब तक उस ज़मीन से वो सेटिस्फाई, या बोले तो उस ज़मीन की फर्टिलिटी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती थी, तब तक वो उस ज़मीन पे खेती किया करते थे। उसके बाद क्या होता था, क्योंकि ये तो घुमंतू लोग थे, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, जब सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती थी, तो ये लोग क्या करते थे, वो 18 साल 18 टू 19 ईयर्स के लिए, अराउंड 18 टू 19 ईयर्स के लिए उस जगह को छोड़ जाते थे, ठीक है। उस जगह को छोड़ जाते थे और वापस कहीं और चले जाते थे। अब इसका सर फ़ायदा क्या है, देखिए उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी इशू नाम की चीज़ तो होती नहीं थी। खुले खुले एरियाज़ हुआ करते थे, लोग कहीं भी चले जाते थे। ये जो चरवाहे होते हैं, ये लोग कहीं भी चले जाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ओके। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब सर आप नहीं कर सकते ऐसा। आपके अगर पास लैंड है तो देखिए उस लैंड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी करो, करना पड़ेगा। अब वो इनफर्टाइल हो जाती है तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, सस्टेन नहीं कर रहे हो। तो मेनली अगर देखा जाए, सस्टेन करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बनती है, ठीक है। नाउ फर्दर हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। अब एक यहाँ पे ना एक आपको सोर्स बता रहा है, तो द ट्रिब्यून का एक न्यूज़पेपर है, ये वहाँ से सोर्स उठाया गया है। द ट्रिब्यून में यहाँ पे देखा गया कि जो वेट अ मिनट, ठीक है, ओके, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजर्स जैसे अगर देखा जाए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं पंजाब में, इज़ हाई इन कंट्री। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, तो सर उसका आंसर जो है ना वो पंजाब है। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब इस कंटिन्यूस यूज से, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इनके कंटिन्यूस यूज से क्या हुआ है, जो लैंड है ना, इसकी जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो गई है। डिग्रेड हो गई है, तो डिग्रेड का मतलब क्या है, डिग्रेड का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना, ओके। तो आज के समय में जो पंजाब के जो फार्मर्स है ना, वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन लेवल है ना, उसमें कोई इन्हेंसमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या आप बोले तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस फर्टिलाइजर्स की वजह से, इन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी का लेवल पूरी तरह से ख़त्म भी तो हो रहा है साथ ही साथ, ठीक है। अब जो एक बात है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते रहोगे तो आपकी जो लैंड है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो फर्टिलाइजर्स पे ही ज़्यादा हो जाएगी। आप भी समझते हो इस चीज़ को, तो सुनाओ, एक मिनट, सॉरी। तो नाउ, देखिए, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो अगर बात की जाए पालमपुर की, तो पालमपुर के जो किसान लोग हैं उनके पास कैसे यहाँ पे जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है सर, मैंने आपको बताया था 450 फैमिली वाला कंसेप्ट आपको याद होगा, जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट वाली है,
अपर कास्ट वाली फैमिली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड है वो क्या करती है, कैरी करती है। और इसमें से अगर देखा जाए, मैंने ये भी बताया था कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो गांव की कहीं ना कहीं एससी कम्युनिटी से, यानी कि दलित लोग हैं, ठीक है, दलित लोग हैं। ओके, यानी कि अगर देखा जाए हर एक 3 बंदे में से एक बंदा जो है वो दलित है इस गांव के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इन फर्स्ट वीडियो, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो फार्मिंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब फार्मिंग तो ज़रूरी है, लेकिन फार्मिंग के लिए लैंड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये भी आपको समझ आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। और अगर देखा जाए दुर्भाग्यवश, तो देखिए सभी जो लोग हैं उनके पास कहीं ना कहीं लैंड तो होती नहीं है। तो engage in the agriculture have sufficient land for cultivation। तो वही वाली कहानी है जिसमें से मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पालमपुर है, पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन जो है, यानी 450 फैमिलीज में से 450 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस है। लैंडलेस का मतलब क्या है, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है। 450 फैमिलीज में से 1/3 जो पॉपुलेशन है उनके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, ठीक है। इसका मतलब है 150 फैमिलीज, यानी 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन का कोई ठिकाना है नहीं। और उनमें से मोस्ट ऑफ देम जो है वो दलित है, यानी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या दलित है, या एसटी हो सकते हैं। दलित तो, एसटी तो आपके आदिवासी लोग होते हैं। एंड उनके पास कोई लैंड है ही नहीं कल्टीवेशन के लिए। जब उनके पास लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो वो अपनी फैमिली का यहाँ पे जो लाइवलीहुड है या रोज़गार कैसे चलाते हैं, मतलब गुजारा करते कैसे सर। देखो, गुजारा करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये जो दलित लोग हैं ये काम करते हैं इन बड़े बड़े अपर कास्ट वाले लोगों के यहाँ पे या इनके खेतों के अंदर। अब इनको काम करना पड़ता है एज अ फार्मर, एज अ फार्म लेबरर, नॉट अ फार्मर, एज अ फार्म लेबरर इनको काम करना पड़ता है। फार्म में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, मजदूरी पे जो काम करते हैं, उन्हें फार्म लेबरर कहा जाता है। ओके ओके सर, नाउ देखिए, सो ऑफ द रिमेनिंग फैमिली, जो बची हुई फैमिली है उनमें से 240 फैमिलीज जो है ना, उनके पास छोटे छोटे जो पीसेस हैं लैंड के, स्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। अब 240 फैमिलीज जो है ना, इनके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे ना स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स जो हैं वो दे रखे हैं। अब ये जो स्मॉल या छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं ना, इन प्लॉट्स के अगर मेजरमेंट किया जाए तो इनका जो मेजरमेंट है वो 2 हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। तो कल्टीवेशन जो है इन तो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब देखिए, अब आप 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो, तो 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे खेती करने से अगर देखा जाए ना, 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो इनकम है ना फार्मर्स की, वो ठीक से हो नहीं रही है। अब एक केस दे दिया यहाँ पे 1960 के अंदर। यहाँ पे एक गोविंद है जो एक फार्मर थे, जिनके पास ज़मीन थी कितना, 2.2 हेक्टेयर, ठीक है। एंड अगर देखा जाए हेक्टेयर्स की इनके पास ज़मीन थी और लार्जली अनइरिगेटेड लैंड थी। अनइरिगेटेड लैंड का मतलब कि उस पर इरिगेशन किया ही नहीं जा सकता, है ना। अब देखिए यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 बेटों के साथ गोविंद ने यहाँ पे इस लैंड को यहाँ पे कल्टीवेट करने की कोशिश की, है ना। एंड दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबल, और वो सही तरह से तो रह नहीं पाते थे। एंड जो फैमिली है उनको खिलाना और उसका जो मेन मतलब खाना पीना या जो भी होता था, ठीक है, वो एक बफलो के सहारे जो है वो फैमिली चल रही थी उनकी, एक भैंस के सहारे उनकी फैमिली चल रही थी। एंड सम ऑफ ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, अब यहाँ पे क्या होता है, गोविंद जो है उसकी डेथ हो जाती है। एंड ये जो लैंड है ना, ये लैंड 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, और हर एक लैंड पे कहीं ना कहीं प्लॉट बच चुके हैं, और हर एक लैंड को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 0.75 हेक्टेयर्स के साइज में। ओके, एंड इवन यहाँ पे इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक द लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अब देखिए यहाँ पे HYV सीड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी गोविंद की फैमिली में जो उसके बच्चे हैं उन्होंने
मतलब इस लैंड पे अभी तक कोई प्रोडक्शन लेवल जो इनहेंस नहीं करा है। एंड तो ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे कामों की ओर अपना रुख करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब देखिए, आपको पिक्चर देखी होगी, ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे लैंड्स हैं और इन लैंड्स को यहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो पालमपुर में भी ऐसे ही था। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite large in the size। और देखिए, आपने फोटो में देखा कि कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लॉट बटे हुए हैं। जैसे ये वाला एरिया देखो, ये कितना छोटा प्लॉट जो है बटा रखा है, मतलब बांटा हुआ है। इसमें कितने सारे छोटे छोटे प्लॉट्स जो है वो बांट रखे। और ये वाला एरिया देखो, ये वाला, और सब ये वाला देखो, और सबसे बड़ा ये देखो, ये एरियाज, यानी प्लॉटिंग कर रखी है ना, अलग अलग यहाँ पे जो डिपार्चर है कर रखा है लैंड्स का। ओके, तो यहाँ पे लैंड का डिवीजन कर रखा है। तो पालमपुर के अंदर यहाँ पे 60 फैमिली ऐसी हैं, 60 फैमिलीज ऐसी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन कर पाते हैं, है ना। और उसमें से कुछ ऐसे लार्ज फार्मर हैं जिनके पास यहाँ पे 10 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा तक की ज़मीन जो है वो मौजूद है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम डेटा देखें कुछ, तो यहाँ पे क्या है, ये डेटा दे रखा है कुछ। क्या डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। अब यहाँ पे ये हमारे इंडिया में कि कितना परसेंट लेवल ऑफ जो अलॉटमेंट है लैंड का हमारे इंडियन फार्मर्स के पास है और कितना परसेंट नहीं है। तो देखिए, इंडिया में अगर देखा जाए, ठीक है, इंडिया में अगर देखा जाए, ये जो आपका ये ग्रे वाला जो है ना, ग्रे वाला जो है ये स्मॉल फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो येलो वाला है ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अगर कल्टीवेटेड एरिया की बात की जाए, तो कल्टीवेटेड एरिया में जो बड़े बड़े फार्मर्स है ना, देखो कितना सारा लैंड उन्होंने ले रखा है। यानी अगर देखा जाए कल्टीवेटेड लैंड्स की हम बात करें, तो कल्टीवेटेड लैंड्स में सबसे ज़्यादा एरिया तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो किसान हैं वो लेके जा रहे हैं। और स्मॉल फार्मर्स की अगर बात की जाए, तो छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स की जो संख्या है वो देखिए कितना ज़्यादा है। यानी 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। और यहाँ पे 64% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से डेटा नहीं दे रहा, ये डेटा आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक की तरफ से आया है, 2006 का ये डेटा दे रखा है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इशूड डेटा है, तो आप देख सकते हो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब यहाँ पे लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए, जो लेबर है ना, वो दूसरी नेसेसरी है आफ्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या एंटरप्रेन्योरशिप हटा दिया जाए तो यहाँ पे आपके में ह्यूमन कैपिटल दे रखा है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल दिया हुआ है, आपकी बुक में दे रखा है, मैं नहीं लिख रहा अपने आप से, ठीक है। तो आपकी बुक में ये दे रखा है। तो सर देखिए, ये 4 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं है तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो जो लेबर है ना, लेबर क्या है, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स में आता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स में जो लेबर है उसको इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल में सर इंक्लूड किया जाता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल के अलावा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो जो फार्मिंग है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, फार्मिंग जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है, ठीक है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ऑन फील्ड। और क्या होता है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स जो हैं इंडिया के अंदर, ये अपनी ही खुद की भूमि को क्या करते हैं, सींचते हैं, इरिगेट करते हैं। अब उस इरिगेटेड लैंड से जो इनको मिलता है, ये उसी के बिहाफ पे अपनी फैमिली को यहाँ पे सरवाइव करवा पाते हैं। और कुछ ऐसा भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे फार्मर्स ने, मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो
मतलब डेथ हो जाती है जिनकी, या सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड का मेन रीज़न क्या होता है? सुसाइड का मेन रीज़न कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर रीज़न्स बताया जाए तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, कोई फार्मर है, उसने यहाँ पे अपनी क्रॉप में 1 साल लगा दिया। अब 1 साल बाद मान लीजिए बहुत जो मौसम है, जो वेदर है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी वजह से उसकी पूरे साल की मेहनत ख़राब हो गई। फिर उसके पास ये कोई चारा नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन ये रहता है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं से क्रेडिट ले। क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब कि वो कहीं ना कहीं से उधार पैसा उठाए। अब इस उधार पैसे को कहाँ से उठाया जाए, ये उसके लिए समस्या है, क्योंकि अगर देखा जाए जो महाजन वगैरह होते हैं, ये महाजन वगैरह क्या करते हैं, ये हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। अब बात करें हम जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो ये गवर्नमेंट बैंक्स जो है आसानी से लोन प्रोवाइड करवाते नहीं हैं। प्राइवेट बैंक्स के पास जाए तो लोन के लिए वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट वहाँ भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो इस दुविधा में फंस जाता है, ठीक है। So thus they provide the labor required for the farming themselves. Medium and the large farmer hire farmer labor to work on their field. जो मीडियम और जो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपनी ज़मीन पे छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप हमारे इस पीस ऑफ लैंड पे काम कर लो एंड हम आपको उसके बदले में क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो कुछ दिहाड़ी दे देते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैटिस्टिक या इंडियन डेटा के अकॉर्डिंग एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 375 होती है। लेकिन अगर वही बात की जाए वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग की जाए बात, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया में 175 जो है वो यहाँ पे एक एवरेज है, ठीक है। इससे नीचे तो कोई यहाँ पे दिहाड़ी देनी किसी को देनी नहीं है भाई। इससे नीचे अगर कोई देता है तो वो गलत है, ठीक है। इससे ऊपर ही आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ एक यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पे डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट कम्युनिटी ऑफ द विलेज, ठीक है। तो ये दोनों ही एक गाँव में रहते हैं एंड दोनों ही क्या है, ये गरीब हैं दोनों, ठीक है, फार्मर्स हैं। तो कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं ज़रा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। आज के दिनों बहुत मुश्किल है काम ढूंढना। एंड ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस। सिर्फ बड़े फार्मर्स हमें हायर करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो उनकी संख्या भी बहुत कम है, दिन डे बाय डे कम होती जा रही है, डिमांड भी कम होती जा रही है ना। घनश्याम, द लार्ज फार्मर्स हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in whole year. अब देखिए क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फार्म लेबरर हुआ करते थे उनके काम पे उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, वो डाउन हो गया है। अब देखिए, अब फार्मर टेक्नोलॉजी, अब जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं। अब बड़े बड़े फार्मर्स टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना खर्चा बचाएंगे ना। तो इससे कहीं ना कहीं जो फार्म लेबरर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं फार्म लेबरर्स के ऊपर भी एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, एक बार रीड करना, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद चैप्टर ज़रा देख लेते हैं कितना रहता है। ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है चैप्टर, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। वो वीडियो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की बनेगी मेरे ख्याल से तो ज़्यादा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो गई है 33 मिनट्स के आसपास। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके इस पेशेंस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स पे शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है आने वाले टाइम में मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू।